हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया फंडामेंटल राइट का। ठीक है, आर्टिकल 12 एंड 13 जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है बट उसके पार्ट 3 के अंदर आता है। ठीक है, तो उसमें हमें स्टेट और लॉ क्या होता है वो बताया गया है। ठीक है, वो डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में मेंशन है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आर्टिकल 14 में डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ कोट, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल इन वर्थ एंड डिग्निटी। ठीक है, इसका मतलब हर एक इंसान इक्वल है, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हकदार है। ठीक है, हर एक इंसान बराबर है, भले वो किसी भी रेस, किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी जेंडर का, किसी का भी। ठीक है, बराबर है। तो राइट टू इक्वलिटी हमें जस्टिस मांगता है। किस प्रकार की इक्वलिटी? जस्टिसेबल इक्वलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर बराबर है तो बराबर ही उसको हम सबको बराबर राइट्स देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई हमारे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, अनइक्वल हैं समाज में। ठीक है, अनइक्वलिटी भी है, तो उनको देखते हुए भी लॉस बनाने होते हैं। तो वो चीज़ भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। आर्टिकल 14 पहले हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या स्टेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसका मतलब क्या है। उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, जिसको हम रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, उसके अंदर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, और फिर कुछ एक्सेप्शन है इस आर्टिकल के, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में मेंशन किया है, एग्जैक्ट क्या आर्टिकल में स्टेट किया गया है वो स्टेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, पहला वर्ड है द स्टेट। ठीक है, मैंने आपको ये आर्टिकल 12 में बताया है। ठीक है, फिर शैल नॉट डिनाई। ठीक है, शैल नॉट डिनाई मतलब वो किसी भी हालत में इस राइट को, इस फंडामेंटल राइट को मना नहीं कर सकती स्टेट। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, फिर तीसरा वर्ड है टू एनी पर्सन। ठीक है, यहाँ पर ये राइट सिटीजन्स को भी दिया गया है और फॉरेनर्स को भी दिया गया है। ठीक है, इसमें एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी लीगल पर्सन। अब वो लीगल पर्सन के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी आ सकते हैं, कंपनी भी आ सकती है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी भी आ सकती है, और कोई और प्रकार का लीगल पर्सन। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस राइट को हम अपनी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ लॉ। ठीक है, प्रोफाउंडेड बाय A.V. डाइसी, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने अपने बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में इसको मेंशन किया है। इसका मतलब है कि लॉ के सामने सब इक्वल हैं, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ठीक है, सबको समान नज़र से लॉ देखता है, भले वो किसी भी स्टेटस का, किसी भी पोजीशन का हो। ठीक है, भले वो प्रधानमंत्री हो, क्लर्क हो, ठीक है, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो। ठीक है, कोई भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, भले वो किसी भी एज का हो, किसी भी रेस, किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट का हो, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो, कोई अगर रिच अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, और कोई पुअर क्राइम करता है तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, मीन्स अगर कोई इलीगल काम करता है, लीगली जस्टिसेबल काम नहीं करता, तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इक्वल पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर। ठीक है, कोई भी स्टेट आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, फिर ये हमारा बेसिक फीचर का भी पार्ट है। ठीक है, और आप जानते हैं कि बेसिक फीचर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मीन्स रूल ऑफ लॉ इज मस्ट। ठीक है, तो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, ठीक है। हमारे प्रियम्बल में, जहाँ की इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी मेंशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 14, ठीक है, जो कि उसमें एक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, वो भी यही कहता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है, मींस किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जा सकते, ठीक है। मींस कोई भी रेस, कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी स्टेटस का उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मींस कोई ऑफिशियल है, कोई नॉन ऑफिशियल है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बनता है, ठीक है, उसको इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब आप देखते हैं कि लेडी जस्टिस, ठीक है, कोर्ट में देखा होगा आपने कभी, या फोटो में देखा होगा, या टीवी में देखा होगा, ठीक है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है, मींस वो पक्षपात नहीं करती, ठीक है, इक्वल ट्रीट करती है। कोई भी रिच है, कोई पुअर है, कोई भी है, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। क्राइम तो क्राइम, ठीक है, इक्वल पनिशमेंट, ठीक है, समाज में इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है, ये एक अमेरिकन ओरिजिन का है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें हम डिमांड करते हैं इक्वलिटी, ठीक है, ये किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, इक्वल ट्रीट कर रहा है अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मीन्स जो भी इक्वल फुटिंग में हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। मीन्स यहाँ पर क्या है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अगर कोई अनइक्वल है तो उसको इक्वल के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मीन्स अगर कोई इक्वल फुटिंग पर हैं, उसके इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, तो अगर वो डिसएडवांटेज नहीं है तो उनको लाइक के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। पर हमारे समाज में कई सारी असमानताएं हैं, कोई लोग चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है, SC/ST ग्रुप, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, उनकी कई सारी डिसएडवांटेज होती हैं, ठीक है, कोई वुमेंस की हैं, बच्चों की डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर के लिए हम क्लास बना सकते हैं, डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमें क्लासिफिकेशन अलाउ करता है, ठीक है। देखो एग्जांपल देता हूँ, ओलंपिक अभी हुआ, ठीक है, अगर हम उसमें अभी पैरालंपिक्स भी चल रहा है, ठीक है, अगर हम कोई एक एथलीट ओलंपिक से और एक पैरालंपिक से, मीन्स वो फिजिकली चैलेंज्ड है, एक फिजिकली वेल है, ठीक है, दोनों को हम 100 मीटर रेस में दौड़ा देते हैं, कौन जीतेगा, फिजिकली वेल। तो क्योंकि वो इक्वल फुटिंग पर नहीं है, ठीक है, उनकी इक्वल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ठीक है, तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हम, ठीक है, इसलिए हमको क्लास बनाना पड़ता है। और हमने क्लास कैसे बनाई, रीजनिंग देख के, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन तो अलाउ करता है, ठीक है, बट क्लास लेजिस्लेशन अलाउ नहीं करता है, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। क्यों? क्योंकि क्लास लेजिस्लेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन करता है जहाँ पर इक्वल फुटिंग में लोग खड़े हैं, ठीक है, इक्वल सर्कमस्टांसेस में खड़े हैं। अगर हम उसमें क्लास बना दें तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को और उस ग्रुप को अलग स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाएंगे और अदर को डिसएडवांटेज मिल जाएगी, ठीक है, ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। अगर वो इक्वल हैं, इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं, तो हम अलग क्लास नहीं बना सकते। अनइक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम एक को इंक्लूड कर दे और अदर को एक्सक्लूड कर दे, इक्वल फुटिंग में खड़े हैं लोग, तो ये गलत है। तो इसके अंदर
कुछ केस लॉस हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, ठीक है, आर्बिट्रीनेस और कई सारे पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला केस लॉ है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1951 का केस लॉ है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड कंपनी थी, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी अफेयर्स में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, ठीक है, अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी कंपनी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो यहाँ तक बात आ गई कि कंपनी बंद करने की नौबत आ गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और जो लेबरर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। ये पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि वो एक सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1950 लाते हैं, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने क्या करा कि पूरा मैनेजमेंट का जो पावर है अपने हाथ में ले दिया, ठीक है। अब वो डायरेक्टर्स को खुद अपॉइंट करते थे, ठीक है, और जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स थे उनको उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस लाए, ठीक है, पर उन्हें पूरा कंट्रोल नहीं लिया है, कंपनी अपने हाथ में नहीं लिया है, सिर्फ मैनेजमेंट लिया है, ठीक है। बट ये कुछ शेयर होल्डर्स थे उस कंपनी के, उनको अच्छा नहीं लगा। तो चिरंजीत लाल जी ने एक रिट फाइल करी आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। उन्होंने इसको कई ग्राउंड्स में चैलेंज किया, जैसे कि उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी में, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 31 है, ठीक है। तो हम इसमें मेनली आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन हो रहा है, कि क्या क्वेश्चन सबसे मेन था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। इसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए अलग क्लास नहीं बना सकते, ठीक है, एक सिंगल कंपनी क्लास नहीं बन सकती है, कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए ये लॉ अप्लाई क्यों नहीं होता है, एक हमारी ही कंपनी के लिए ये पर्टिकुलर लॉ क्यों, अलग क्लास क्यों बना दी हमारी कंपनी को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है ये वैलिड है, ठीक है। सिंगल कंपनी भी क्लास बन सकती है, सिंगल इंडिविजुअल भी एक क्लास बन सकता है अगर वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस वहाँ क्रिएट होते हैं जो कि औरों से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो एमरजेंसी प्रोविज़न बनाए हैं वो सही हैं, वैलिड है, ठीक है, ये क्लास सही है, ये क्लासिफिकेशन सही है कहा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न दिया गया कि जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में और उसकी वजह से जो क्लास बनी है, ठीक है, वो सही है, और क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, प्रोडक्शन इफेक्ट कर रही है, बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को विस्तार पूर्वक समझाया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि ये प्रज्यूम किया जाता है कि लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, वो इन्फोर्सेबल होगा। अगर उस प्रिजम्पशन को हमको रिबट करना है तो चिरंजीत लाल जी को या जो भी उसमें केस कर रहा है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है इसमें ये तो नहीं कहा गया कि कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है तो उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगा, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है। अगर कुछ अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसके लिए हम अलग लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरा यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये हमारी स्टेट को ये पावर देता है कि वो लेजिटिमेट पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन कर सकती है, ठीक है, क्लासीफाई कर सकती है लोगों को, भले वो सिंगल पर्सन हो, ठीक है। अगर वो औरों से अलग है तो उसकी अलग क्लास हम बना सकते हैं, ठीक है, वो वैलिड है। अगर कैसा भी क्लासिफिकेशन हो, ठीक है,
अगर वो इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहा है तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि वो इनइक्वलिटी क्रिएट कर रहा है, मेरे इनइक्वलिटी से वो इनवैलिड हो जाएगा या वॉलेटिव हो जाएगा आर्टिकल 14 के, नहीं, क्योंकि वो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर है। अगर लॉ इक्वली अप्लाई हो रहा है विद इन द मेंबर ऑफ वेल डिफाइंड क्लास, उस क्लास के अंदर, वो वेल डिफाइंड क्लास के अंदर वो इक्वली एप्लीकेबल हो रहा है, भले ही वो और जो अनइक्वल लोग हैं उन पर वो अप्लाई नहीं हो रहा हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये रियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन के अंदर किया गया है, इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है और जो हमारा स्टैट्यूट का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, एक रीजनेबल रिलेशन है। देखिए नेक्स्ट केस है FN बलसारा का, ठीक है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। ये भी 6 महीने बाद 1951 में ही केस आया। इसमें सिमिलर जजमेंट दिया गया, ठीक है, कि हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए उस क्लासिफिकेशन और जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे एक्ट का, लॉ का, ठीक है। फिर 1952 का एक अलग केस है जिसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इसमें वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट एक्ट 1850 को चैलेंज किया, स्पेशली सेक्शन 3 और सेक्शन 5, ठीक है। जो सेक्शन 3 है वो स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन रखता है, ठीक है। सेक्शन 5 स्पीडियर ट्रायल ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस को अलाउ करता है, ठीक है। इसी सेक्शन में ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो किस ऑफेंसेस को वो रेफर करेगी टू स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल, ठीक है। तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है यहाँ पर कि वो कौन से केस को रेफर करेगी, कौन से केस को रेफर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब ऑफेंसेस क्लासीफाई नहीं किए गए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है ये वॉइड है क्योंकि इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्टिव है वो वेग है, अनसर्टेन है, ठीक है। जो किसी भी ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है कि वो किस ऑफेंसेस को वो रेफर करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं हुआ है और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है, ठीक है। उनके बीच में कोई रैशनल नेक्सस ही नहीं है, ठीक है। तो ये वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है क्योंकि ये गवर्नमेंट को आर्बिट्री पावर दे रहा है, वो अपने हिसाब से किसी भी केस को अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन, रैशनल नेक्सस, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ आर्बिट्रीनेस जो कि इंट्रोड्यूस किया गया EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें एक स्टेटमेंट है जो कि जजमेंट में था, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, फिर इसको क्लियर करेंगे। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रेप्ड, कैबिनेट एंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनेट लिमिट्स, ठीक है। इक्वालिटी इज एंटीएटिक टू आर्बिट्रीनेस वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्री टू इट इज इम्प्लिसिट इन इट that is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore violative of article 14, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डायनेमिक है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, वो एवर चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आने वाले समय में वो चेंज हो सकता है, नए नए सिचुएशन, नए नए सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो वो एक जगह क्रेप या कैवाइन उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कन्फाइन नहीं कर सकते ट्रेडिशनल लिमिट्स में, या जो डॉक्ट्राइन बनाई गई कोई पहले से रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, उसको हम लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आर्बिट्रीनेस और इक्वलिटी एक दूसरे के एनिमी हैं, अगेंस्ट हैं, ठीक है। जहाँ इक्वलिटी वहाँ आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आर्बिट्री कोई भी लॉ बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 होगा। और इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट कोई भी एक्ट बनाए वो फेयर एंड इक्वलिटी देने वाला हो, ठीक है। इसमें नेचुरल जस्टिस भी इम्प्लिसिट है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ठीक है। 4 साल बाद फिर एक और जजमेंट आया, उसमें हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था, ठीक है, जहाँ की नॉन आर्बिट्रीनेस और इक्वलिटी के एलिमेंट को डिस्कस किया गया, ठीक है। फिर इसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 के बीच में रिलेशन बताया गया कि ये गोल्डन ट्राइंगल हैं। देखो, हमने 4 इम्पोर्टेंट केस लॉस जो कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करें आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे जो कि आर्टिकल 14 के हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। जो हमारे देश का प्रेसिडेंट है और किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है उसको कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, आर्टिकल 361 के अंदर, ठीक है, कि वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। जब तक वो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं तब तक वो भी किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं हैं, उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट या टर्म ऑफ गवर्नर, ठीक है, कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है। जब उनका टर्म ख़त्म हो जाएगा उसके 2 महीने के बाद सिविल प्रोसीडिंग वो कर सकते हैं, उनको कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकता ड्यूरिंग देयर टर्म, ठीक है, अरेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 361A, इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल बी लायबल नहीं होगा किसी भी हालत में क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में, ठीक है, अगर वो ट्रू रिपोर्ट जो हमारे पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की, या जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं, ठीक है, उनको पब्लिश करता है न्यूज़पेपर में या रेडियो में, टेलीविज़न में, ठीक है, बट वो ट्रू रिपोर्ट होनी चाहिए, तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 361A के अंदर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194। इसमें हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आर्टिकल 105 के अंदर इम्यूनिटी दी गई है कि वो लायबल नहीं होंगे किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी कहा या वोट किया पार्लियामेंट में या किसी भी कमेटी देयर ऑफ, ठीक है, वहाँ जो कमिटीज़ बनी हैं, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, जो भी कमेटी बनी है, या वहाँ उन्होंने वोट किया, कुछ भी बोला, उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे, कोई भी प्रोसीडिंग उन पर चल नहीं सकती, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 194 है, ये हमारे MLAs जो होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके लिए है, ठीक है। हर स्टेट में जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है, MLAs, वो कुछ भी बोले या वोट दे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, या कमेटी में, तो वो लायबल नहीं होंगे किसी भी प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, किसी भी कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पर MOP और MLA के लिए, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे जो फॉरेन सोवरेन्स होते हैं, ठीक है, किसी बाहर कंट्री के जो रूलर्स हैं, ठीक है, फॉरेन सोवरेन्स हैं या कोई एम्बेसडर है, कोई डिप्लोमेट है, उनको इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से। और जो UNO है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी जो भी एजेंसी हैं, ठीक है, वो एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, ठीक है। अगर वो कोई भी उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, या उन ऑर्गेनाइजेशन पर कोई भी केस नहीं कर सकता, उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।